हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेसी क्लासेस में। आप सभी के लिए मैं PYQ लेके आया हूँ, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर साइकोलॉजी। रीड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली ये क्लास। सभी क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स के हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपके अधिगम। अधिगम से आज दिन तक जितने भी क्वेश्चंस बने हैं वो सभी क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं, ठीक है। और मुझे जहाँ तक लगता है एक भी क्वेश्चंस आपके इस क्लास में से अधिगम टॉपिक का बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अधिगम में से ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लैंग्वेज का केवल ध्यान रखना है आपको। बढ़ते हैं आज की क्वेश्चंस की ओर। देखो, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अधिगम की सर्वाधिक प्रभावशाली विधि है? किस विधि से अधिगम सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। सर्वाधिक प्रभावशाली विधि कौन सी है? देखो, करके सीखना, व्याख्यान, रटकर सीखना और कंप्यूटर द्वारा सीखना। तो अधिगम सर्वाधिक किस विधि से होता है? तो अगर अपन किसी काम को करके सीखेंगे, स्वयं सेल्फ अगर करके किसी काम को सीख रहे हैं तो वो लंबे समय तक याद रहेगा ना। व्याख्यान विधि में नहीं रहता है। रटकर सीखना ये तो बिल्कुल गलत हो गया, कंप्यूटर द्वारा सीखना ये भी गलत। तो इसका जो आपके बिल्कुल राइट आंसर होगा, अधिगम की सर्वाधिक प्रभावशाली विधि है करके सीखना, स्वयं के द्वारा करके सीखना होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अधिगम क्या है? अधिगम आप शुरू के 3-4 क्वेश्चंस में आपको पता चल जाएगा कि अधिगम क्या होता है। अधिगम का मतलब सीखना होता है, ठीक है। सीखना, अधिगम का क्या अर्थ होता है? सीखना, ठीक है। और सीखना प्रक्रिया जो है एक आजीवन चलती है, ठीक है। मृत्यु उपरांत तक चलती है, आजीवन चलती है ये प्रक्रिया, ठीक है, अधिगम की प्रक्रिया। तो ये क्वेश्चन देखो, कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? प्रतिबिंबन। अब प्रतिबिंब बन रहे हैं, आपके दिमाग में कोई बिंब बन रहा है, कोई कुछ भी सोच रहे हो आप, तो ये तो अधिगम की प्रक्रिया है। तर्क, अब तर्क वितर्क भी तो अधिगम के अंदर ही आता है, बिल्कुल है। परिपक्वता, परिपक्व होना, परिपक्वता जो होती है वो अधिगम के अंतर्गत नहीं आती है। हालांकि व्यक्ति परिपक्व होता है, लेकिन परिपक्वता के साथ साथ उसके अंदर परिवर्तन भी आते हैं, लेकिन वो अधिगम नहीं है, ठीक है। आगे देखो, कल्पना। कल्पना करना अधिगम का महत्वपूर्ण पार्ट है, ठीक है। तो आपको इसमें बताना है कि अधिगम की प्रक्रिया का भाग नहीं है तो परिपक्वता नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 से आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सही विकल्प चुनिए। अधिगम क्या है? अधिगम क्या है? मैंने बताया था अधिगम क्या है। अधिगम का मतलब होता है सीखना, ठीक है। सामान्य अर्थ देखा जाए तो सीखना होता है। चलो ऑप्शंस देखते हैं अपन। अधिगम क्या है? एक सक्रिय प्रक्रिया, बिल्कुल है, अधिगम सक्रिय प्रक्रिया है। एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, नहीं है। अधिगम निष्क्रिय प्रक्रिया कभी नहीं होती है, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया ही होती है, ठीक है। अधिगम एक सक्रिय होता है, कभी निष्क्रिय होकर अधिगम किया जाता है क्या? नहीं। अगर आप नींद में हो, नींद में आपको कोई चीज सिखाई जाए तो आप सीखोगे क्या? नहीं, क्योंकि आप तो नींद में होना, सक्रिय हो ही नहीं। सक्रिय रह करके किसी भी कार्य को करना अगर सीख जाते हैं तो वही अधिगम कहलाता है, ठीक है। तो अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, निष्क्रिय नहीं होती है। सक्रिय और निष्क्रिय दोनों हो ही नहीं सकती है। शांत रहना ये भी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपके, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अधिगम आधारित होता है। अब अधिगम किस पर आधारित होता है? अभ्यास पर, प्रशिक्षण पर, अनुभव पर, उपयुक्त सभी पर। तो अधिगम है, अधिगम में अभ्यास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रशिक्षण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अनुभव से तो सबसे ज्यादा अधिगम होता है। पिछला अनुभव जो होता है उससे भी तो, उसी से तो अपन आगे सीखते हैं, और ठीक है। तो अनुभव बहुत काम आता है अधिगम के अंदर। तो इसका मतलब इसके आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी जो है ये सब अधिगम आधारित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आदत, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों को अर्जित करना। बताया ना मैंने, किसी भी चीज को करके सीखना, ठीक है, वो क्या कहलाता है? आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों को अर्जित करना आपके अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है, ठीक है। ये एक्चुअली में ये क्वेश्चन कहाँ से उठा है? ये सीटेट में आया हुआ है क्वेश्चन है, 2 बार सीटेट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये क्रो एंड क्रो मनोवैज्ञानिक था, क्रो एंड क्रो, उसकी अधिगम की ये परिभाषा है। अधिगम ने वो
उसने अधिगम की एक परिभाषा दी थी कि अधिगम आदत, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों को अर्जित करना ही है। ठीक है, तो ये आदत, ज्ञान, अभिवृत्तियों को अर्जित करना अधिगम कहलाता है। ये क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन उठाया। आप देख लो, क्वेश्चन कहीं से भी उठा सकता है एग्जामिनर, लेकिन आपको एक समझ बनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा कथन अधिगम की प्रकृति को सही प्रकार से निर्देशित करता है? निम्न में से कौन सा कथन है जो अधिगम की प्रकृति को सही प्रकार से निर्देशित करता है? देखो, अधिगम एक उत्पाद है, अधिगम एक प्रक्रिया है, अधिगम कभी उत्पाद कभी प्रक्रिया होती है, और अधिगम प्रक्रिया और उत्पाद दोनों है। तो अब आपको बता दूं, अधिगम एक उत्पाद है। ठीक है, अधिगम एक प्रक्रिया है। अधिगम कभी उत्पाद कभी प्रक्रिया होती है, और अधिगम प्रक्रिया और उत्पाद दोनों है। तो इनमें से सबसे राइट आंसर कौन सा? अधिगम है। क्या होता है अधिगम, पता है? कमेंट्स करके बताओ, अधिगम का इनमें से क्या आंसर सही होगा? बिल्कुल सटीक आंसर बताओ। अधिगम एक उत्पाद भी है और अधिगम एक प्रक्रिया भी है, दोनों होता है। अधिगम क्या होता है? अधिगम एक प्रक्रिया भी है और उत्पाद भी है। तो अधिगम प्रक्रिया एवं उत्पाद दोनों है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा। ठीक है, कभी उत्पाद कभी प्रक्रिया ये नहीं होगा, और केवल उत्पाद ये भी नहीं होगा आंसर। और अधिगम एक प्रक्रिया बिल्कुल है, लेकिन केवल प्रक्रिया ही थोड़ी है, प्रक्रिया के साथ उत्पाद भी तो है। ठीक है, तो ये अधिगम की प्रकृति है। अधिगम की प्रकृति में अधिगम प्रक्रिया उत्पाद है, अधिगम मानव की एक प्रकृति है, अधिगम एक व्यवहार परिवर्तन है, अधिगम एक विकास की प्रक्रिया है, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, अधिगम एक विवेकपूर्ण प्रक्रिया है, अधिगम एक समस्या समाधान की प्रक्रिया है, अधिगम एक खोज की प्रक्रिया। ये सब जो है अधिगम की विशेषताएं हैं या अधिगम की प्रकृति हैं। यहाँ अधिगम की विशेषताओं पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। रीट के अंदर अधिकांश चांसेस में एक क्वेश्चन अधिगम की जो विशेषताएं है ना, वहीं से उठाया जाता है। ठीक है, तो अधिगम की विशेषताओं को अच्छे से देखना एक बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम की विशेषताओं में शामिल नहीं है। देखो, वापस क्वेश्चन यहीं से बना, विशेषताओं में शामिल नहीं है। अधिगम व्यवहार परिवर्तन है। आगे देखो, अधिगम व्यवहार परिवर्तन है, अधिगम एक समायोजन की प्रक्रिया है, अधिगम एक उत्पाद है, प्रक्रिया नहीं, अधिगम एक समस्या समाधान की प्रक्रिया है। तो अभी मैंने बोला था अधिगम व्यवहार परिवर्तन होता है, अधिगम एक समायोजन की प्रक्रिया भी है, और अधिगम एक समस्या समाधान की प्रक्रिया भी है। अधिगम एक उत्पाद है, बिल्कुल है, लेकिन प्रक्रिया नहीं है। क्यों? प्रक्रिया भी तो है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अधिगम एक उत्पाद है और प्रक्रिया भी है। तो ये 3 वाला सही हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा कथन अधिगम हेतु सही नहीं है? वापस इसमें भी सही नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ो तब नहीं है और है में अच्छे से याद रखना। साइकोलॉजी में तुरंत गलत हो जाता है क्वेश्चन। अधिगम उद्देश्य पूर्ण एवं लक्ष्य निर्देशित होता है। बिल्कुल होता है, अधिगम उद्देश्य पूर्ण होता है और लक्ष्य निर्धारित भी होता है। अधिगम समायोजन में सहायक है। बिल्कुल सहायक होता है। अधिगम अस्थानांतरण होता है। ये गलत हो गया। अधिगम कभी अस्थानांतरण होता है, अधिगम का स्थानांतरण होता है, अधिगम स्थानांतरित होता है। ठीक है, अस्थानांतरण कभी नहीं होता है। और अधिगम में अनुभवों का पुनर्गठन शामिल है। बिल्कुल है। तो यहाँ आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अधिगम अस्थानांतरण नहीं होता, अधिगम का स्थानांतरण होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़े। देखो, अधिगम के संबंध में उपयुक्त नहीं है। वापस ये भी नहीं पूछ रहा है। अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता है। अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता है। अभिप्रेरणा से अधिगम में वृद्धि होती है। समस्या समाधान अधिगम का उच्चतम स्तर है, और अधिगम व्यवहार परिवर्तन होता है। तो अधिगम के संबंध में उपयुक्त नहीं है। देखो, अधिगम व्यवहार परिवर्तन होता है। काटना सीखो ऑप्शंस को। समस्या समाधान अधिगम का उच्चतम स्तर है। बिल्कुल। अभिप्रेरणा से अधिगम में वृद्धि होती है। बिल्कुल होती है। अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता है। नहीं पड़ता है, अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव भी पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शंस वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी व्यक्ति का अधिगम होता है बचपन तक, किशोरावस्था तक, प्रौढ़ावस्था तक, जीवन पर्यंत। अभी बताया मैंने, अधिगम आजीवन चलता है। अधिगम आजीवन चलता है, विकास के साथ साथ अधिगम भी चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो,
अधिगम प्रक्रिया के चरणों में शामिल नहीं है। अधिगम प्रक्रिया के चरणों में शामिल नहीं। अब अधिगम प्रक्रिया के चरणों की बात कर रहा है, तो अभिप्रेरणा शामिल होती है, बाधा शामिल होती है, अनुक्रिया भी शामिल होती है, परिपक्वता नहीं होती है। हालांकि परिपक्वता और अधिगम एक दूसरे को प्रभावित जरूर करते हैं, लेकिन ये इसके चरणों में शामिल नहीं होती है परिपक्वता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्यवहार का करना, करना यानी क्रिया करना होता है। ठीक है, यह पक्ष आता है सीखने का भावात्मक क्षेत्र। भावात्मक क्षेत्र में तो अपने भाव आते हैं। ठीक है, सीखने का क्रियात्मक क्षेत्र, क्रियात्मक में करना होता है। किस में होता है? क्रियात्मक है। ऑप्शन 2 होगा यहाँ। सीखने का मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में नहीं आता है, सीखने का ज्ञानात्मक में भी नहीं। यहाँ जो आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर 2, सीखने का क्रियात्मक क्षेत्र, क्रिया करके सीखना। तो क्या पूछ रहा है? व्यवहार का करना पक्ष है क्रियात्मक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अधिगम के 2 प्रकार हैं। अधिगम के प्रकार की बात कर रहे हैं। आगमन निगमन, नकारात्मक एवं सकारात्मक, बनावटी एवं वास्तविक। तो अधिगम के जो प्रकार है, अधिगम के 2 प्रकार है, आगमन और निगमन। कौन कौन से है? एक तो है आगमन और दूसरा है निगमन। ये दोनों है जो अधिगम के प्रकार है। ठीक है, अधिगम के प्रकार है। अच्छे से अभी बात करेंगे आगे वाले क्वेश्चंस में इनके बारे में। ठीक है, तो अधिगम के 2 प्रकार आगमन और निगमन हो जाएगा। नकारात्मक और सकारात्मक अधिगम के प्रकार नहीं होते, याद रख लेना अच्छे से। मुझे पता है आप में से बहुत सारे ये आंसर करके आएंगे, बल्कि ये नहीं होगा, क्योंकि नकारात्मक और सकारात्मक अधिगम होता है, ये अधिगम की विशेषता है। ठीक है, प्रकार नहीं है, प्रकार आगमन और निगमन होता है। ठीक है, ऑप्शन 1 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीखने का प्रकार, ये यहाँ प्रिंट मिस्टेक हुआ है, डबल आ गया है सीखना। ठीक है, तो सीखने का प्रकार जिसमें प्रक्रिया का विवेचन किया जाता है, जिसके द्वारा शिक्षार्थी परिकल्पना या सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत करता है। क्या करता है? स्टार्ट में क्या करता है? सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत करता है। ठीक है, अनेक प्रकार की जांच को क्रियान्वित करता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह सही है या नहीं है। तो ये कौन सा अधिगम है? सामान्य से शुरुआत हो रही, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर कौन सा अधिगम चलता है? निगमन अधिगम चलता है। कौन सा चलता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर निगमन चलता है। निगमन आपके सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, याद रख लेना अच्छे से। और आपके आगमन चलता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, आ गया समझ में? सामान्य से विशिष्ट तो निगमन होता है और विशिष्ट से सामान्य होता है आगमन। ठीक है, और आगमन के अंदर जो होता है आपके उदाहरण से नियम की ओर आता है, उदाहरण से नियम की ओर। ठीक है, और निगमन में होता है नियम से उदाहरण की ओर, नियम से उदाहरण की ओर। ठीक है, ये दोनों बातें अच्छे से याद रख लेना। 14 में जो आपके आंसर होगा वो निगमन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है? सीखी गई, किसी बात को सीख गए हैं, ठीक है, उसको पुनः स्मरण करने में असफल हो रहे हैं, लेकिन वो अपने को याद नहीं आ रही है। कुछ चीज सीख तो लिया अपन ने, कोई क्वेश्चंस पूछा आपको, ठीक है, कोई परिभाषा पूछी कि ये किस मनोवैज्ञानिक है, आपने याद तो करी थी, लेकिन अब आप याद कर रहे हो, आपको याद आ नहीं रही है वो, यानी कि आप उसको भूल चुके हो। तो ये क्या कहलाता है? ठीक है, पुनः स्मरण करने में आप असफल हो रहे हो, तो ये क्या कहलाता है? ये होता है विस्मरण। क्या कहलाता है? विस्मरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, ये विस्मरण कहलाता है। ठीक है, क्योंकि आपको आप वापस याद करने पर वो चीज याद नहीं आ रही है, आप उसका स्मरण करने में असफल हो रहे हो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। सीखने की प्रथम अवस्था में सीखने की गति होती है, जैसे किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो उसकी जो प्रथम स्टेज होती है ना, प्रथम, उसमें सीखने की गति कैसी होती है? तेज होती है, धीमी होती है, सामान्य होती है या कोई नहीं? तो मैं आपको बता दूं, किसी भी कार्य को करने की जो प्रारंभिक अवस्था होती है, प्रथम अवस्था होती है, उसमें हमेशा सीखने की गति तेज होती है। कैसी होती है? तेज होती है। अपन खुद अभी देख लो, अपन स्टडी करते हैं तो ठीक है, शुरुआत में जोश जोश में अपन स्टडी करने के लिए बैठ जाते हैं लगातार 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पढ़ लिए, 4 घंटा पढ़ लिए। फर्स्ट डे तो आप अच्छे से तेजी से पढ़ोगे, सेकंड डे होगा थोड़ा सा मन, पहले दिन जितना पढ़ा ना उससे थोड़ा सा कम ही पढ़ोगे आप,
तो धीरे 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 क्या क्या आप बोरिंग सा लगने लगेगा आपको, और आपकी तो वो गति धीमी होती जाएगी। लेकिन जो प्रथम दिन था ना, उस दिन तो आपकी गति बहुत तेज थी। तो ये यही पूछ रहा है कि सीखने की प्रथम अवस्था में सीखने की गति होती है तेज होती है। कैसी होती है? तेज होती है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चंस पे। देखो, अधिगम सर्वोत्तम होगा जब बुद्धि होगी, अनुशासन होगा, अभिप्रेरणा होगी और प्रवृत्ति होगी। तो अधिगम सर्वाधिक कब होता है? जब बुद्धि होगी, बुद्धि का कोई लेना देना नहीं है। अनुशासन, अनुशासन तो आपको अधिगम होगा तभी तो आप अनुशासन में आओगे। अभिप्रेरणा क्या होगा? मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन अधिगम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अधिगम की सर्वोत्तम प्रथम सीढ़ी होती है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा के बिना आप अधिगम नहीं कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। अधिगम सर्वोत्तम होगा जब अभिप्रेरणा होगी, मोटिवेशन होगा। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव से। देखो एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, ये वह है प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीख रहा है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव। अपने अनुभवों से नहीं सीख रहा, वो केवल दूसरों को देख के, यानी वो अनुकरण करके दूसरों को देख के वो सीख रहा है। ठीक है, तो ये किस प्रकार का अधिगम होगा? क्या ये अनुबंधन होगा, क्या ये प्रायोगिक होगा, क्या ये सामाजिक होगा, या फिर आकस्मिक होगा? तो व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को दूसरों को देखकर जो अपन सीखते हैं ना, वो आपके सामाजिक अधिगम में आता है। किस में आता है? सामाजिक अधिगम के अंदर आता है, दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखना। ठीक है, तो 18वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सामाजिक अधिगम। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, सभी क्वेश्चंस जरूर देखना आप, और आपके 100% एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन तो इस क्लास में से आएगा ही आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। अभी आया था पीछे कि सामाजिक अधिगम का अभी पिछला जो क्वेश्चन था, इसको अच्छे से देखो। इस क्वेश्चन के अंदर ही इसका आंसर मिलेगा कि व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीख रहा है, तो वो सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, उसके सामाजिक अधिगम हो रहा है। यहाँ पूछ रहा है सामाजिक अधिगम आरंभ होगा अलगाव से। अलगाव से कैसे होगा? भीड़ से नहीं, दृश्य श्रव्य सामग्री से नहीं, संपर्क। जब अपन दूसरों के संपर्क में आएंगे तभी तो उसके व्यवहार को देखेंगे, तभी तो अपने जीवन में उसके व्यवहार को उतारेंगे। अपन संपर्क में नहीं आए, रास्ते में चल रहे हैं, ठीक है, अपन बाइक लेके चल रहे हैं, कोई उधर से एक आदमी बाइक लेके आ रहा है, तो उसको देख के थोड़ी ना सीख जाएंगे उसके आचरण को। सीखेंगे क्या? नहीं। जब तक उसके संपर्क में नहीं आएंगे तब तक उसके व्यवहार को अपने व्यवहार में कैसे लाएंगे? तो सामाजिक अधिगम आरंभ जब होता है जब अपन किसी के संपर्क में आते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, संपर्क से। ठीक है, चले अगले क्वेश्चंस पे। एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के लिए किस नियम को नहीं अपनाएंगे? माने कि आप शिक्षक हो, बिल्कुल आप शिक्षक बनने जा रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे। आंशिक क्रिया का नियम, प्रलोभन का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम। तो अभ्यास का नियम तो बिल्कुल जरूरी है अपनाना। अभ्यास नहीं करेंगे तो कोई चीज लंबे समय तक याद कैसे रहेगी? तत्परता बिल्कुल सही है, तत्परता तो होगी तभी तो सीखने के लिए तत्पर होना तो जरूरी है। प्रलोभन, प्रलोभन का मतलब होता है किसी को लोभ देना। ठीक है, जैसे आप स्टूडेंट्स को सिखा रहे हो कि कल ये वाला पार्ट के क्वेश्चन याद करके लाना, आपको आप सबको एक एक कॉपी दी जाएगी या एक एक पेन दिया जाएगा इनाम के अंदर, तो वो आपने प्रलोभन दिया है उसको। ठीक है, आप प्रलोभन दोगे ना, तो अब एग्जाम में उसको प्रलोभन क्या मिलेगा, फिर क्या करेगा वो? ठीक है, तो प्रलोभन वाले नियम को अपन नहीं अपनाएंगे। ठीक है, आंशिक क्रिया का नियम भी अपनाते हैं, तत्परता अपनाते हैं, अभ्यास अपनाते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। प्रलोभन के नियम को नहीं अपनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रयास एवं त्रुटि में, प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत है उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? अभ्यास, प्रेरणा, लक्ष्य और वाद विवाद। तो प्रयास एवं त्रुटि के अंदर सब, अब उसके अंदर क्या होता है? प्रयास एवं त्रुटि के अंदर बार बार प्रयास करते हैं, गलतियां करते हैं, प्रयास करते हैं, गलतियां करते हैं, लेकिन सीखते हैं एंड में। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या हो रहा है? अभ्यास हो रहा है। क्या हो रहा है?
अभ्यास हो रहा है, तो अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रयास एवं त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण है तो वो क्या है? अभ्यास। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। चले अगले क्वेश्चन पे। सीखना आवश्यकता की पूर्ति के द्वारा होता है, यह कथन किसने दिया था? सीखना आवश्यकता की पूर्ति के द्वारा होता है, यह कथन किसने दिया था? रायबर्न, हल, क्रो एंड क्रो और डगलस। तो सीखना आवश्यकता की पूर्ति के द्वारा होता है, यह कहा था क्लार्क एल हल ने। CL हल कौन था? CL हल मनोवैज्ञानिक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अधिगम को प्रभावित नहीं करने वाला कारक है। अधिगम को प्रभावित नहीं करने वाला कारक विषय वस्तु की प्रकृति, ये तो करता है। खोज, प्रेरणा भी करता है और अधिगम की विधियां भी करती है। खोज अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक है, कौन सा कारक है? इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति तो सेल्फ जो सीख रहा है उसकी होती है। अभ्यास भी जो सीख रहा है उसी को करना है। ज्ञात से अज्ञात की ओर तो चलता ही है। प्रस्तुतिकरण, ये अध्यापक से रिलेटेड है। प्रस्तुति, अगर अच्छे से किसी सामग्री को प्रस्तुत नहीं करेगा, किसी पाठ को प्रस्तुति अगर अच्छे से शिक्षक नहीं करेगा तो स्टूडेंट्स कैसे सीखेगा? ठीक है, तो शिक्षक से संबंधित जो कारक होता है वो प्रस्तुतिकरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। देखो, कौन सा कारक अधिगम में बाधक होता है? अभिप्रेरणा, रुचि, निस्सहायता और बुद्धि। तो कारक जो है अधिगम में बाधक, अधिगम में बाधा, निस्सहायता। क्या हो जाएगा इसका आंसर? निस्सहायता। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अधिगम होता है, अधिगम होता है विद्यालय में होता है, विद्यालय के बाहर भी होता है। दोनों विद्यालय एवं विद्यालय के बाहर बिल्कुल होता है, और केवल कक्षा कक्ष में, जरूरी नहीं है कि कक्षा कक्ष में होगा। तो विद्यालय में भी हो रहा है, बाहर भी हो रहा है, लेकिन दोनों ऑप्शन एक साथ आ रहे हैं। दोनों विद्यालय में भी होता है और बाहर में भी होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़े। अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है? स्व अनुभव बिल्कुल आवश्यक है। अधिगम के लिए स्व अनुभव आवश्यक है, स्वचिंतन भी आवश्यक है, स्व क्रिया भी आवश्यक है। यानी कि स्वयं के द्वारा जो भी काम करना है वो सब अधिगम के अंदर आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे। परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। परिपक्वता मैंने बताया था अभी शायद फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन के अंदर। परिपक्वता से व्यवहार में परिवर्तन तो होता है। ठीक है, जैसे जैसे लड़का परिपक्व होता है व्यवहार में परिवर्तन होता है परिपक्वता के कारण। ठीक है, लेकिन उसको अधिगम नहीं कहते हैं, उसको अधिगम नहीं कहते हैं, वो स्थायी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है? नहीं कहा जाता है। ठीक है, ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है और इसका नहीं ऑप्शन ही माना है। ठीक है, चलो बहुत सारी किताबों में आपको हाँ मिलेगा, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है, किस पर करती है? सामाजिकता पर, संस्कृति पर, परिवार पर और व्यक्तिगत भिन्नता पर। अब छात्रों में, ठीक है, प्रत्येक छात्र अलग अलग होता है, उन सब में योग्यता कैसे? व्यक्तिगत की विभिन्न भिन्नता पर ही तो निर्भर करेगी। कोई लड़का धीमा सीख रहा है, ठीक है, तो कोई लड़का तेज गति से सीख रहा है, समझ रहे हो ना आप? तो व्यक्तिगत भिन्नता का बहुत ही बड़ा रोल होता है अधिगम के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर व्यक्तिगत भिन्नता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हम करके सीखते हैं, यह कथन किसने कहा था? हम करके सीखते हैं, योकम, सिम्पसन, डॉक्टर मेस और कोलेसनिक। तो हम करके सीखते हैं, ये डॉक्टर मेस ने कहा था। किसने कहा था? डॉक्टर मेस ने। ठीक है, ये डॉक्टर मेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के बहुत ही मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अधिगम टॉपिक से। ठीक है, लगभग अब आपके कल मैं लेके आऊंगा अधिगम के सिद्धांत से टोटल क्वेश्चंस, और अधिगम के सिद्धांत से 100% एक या दो मेरे हिसाब से 2 क्वेश्चंस आएंगे रीट के अंदर। ठीक है, और अधिगम टॉपिक को आप अच्छे से सीख लेना, आपके साइकोलॉजी का 40% पार्ट अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। ठीक है दोस्तों, कल फिर लेके आता हूँ आपके लिए अच्छे क्वेश्चंस, पुराने एग्जाम्स पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस। तब तक के लिए सबका धन्यवाद।